करिकुलम फ्रेमवर्क SE यानी स्कूल एजुकेशन 2023 में ये आया और लास्ट ईयर 2024 में आया वैसे तो। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने इसको रिकमेंड किया था, उसकी वजह से इसको लेकर के आ रहे हैं। बात सही है, चलिए चलते हैं। कोर एम्स एंड वैल्यूज, मुख्य उद्देश्य एवं मूल्य, यानी कहना क्या चाहता है मुख्य रूप से एनसीएफ आपका क्या कहना चाहता है, क्या एम्स क्या है, उद्देश्य क्या है, जो मुख्य उद्देश्य है, कोर का मतलब ये मुख्य, और क्या मूल्य है, क्या मूल्य बच्चे में विकसित करना चाहता है या क्या इसका उद्देश्य है, क्यों हम लेकर के आए हैं एनसीएफ को। तो पहला पॉइंट है द फ्रेमवर्क एम्फसाइजेस एथिकल वैल्यूज, यानी आपके लोकतांत्रिक सिद्धांत या नैतिक मूल्यों की चर्चा होगी, है ना, कि झूठ बोलना सही बात है कि नहीं, गलत बात है ऑफ कोर्स, है ना, अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान कर देना, बहुत सारी चीजें हैं। तो द फ्रेमवर्क एम्फसाइजेस एथिकल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज को एम्फसाइज करता है, जोर देता है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, यानी जैसे आपको जीने का अधिकार है, सामने वाले को भी है, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। ऑफ कोर्स मोनिका, अगर ये आपके बैच में चल रही है क्लास, इसका मतलब ये आपके लिए रेलेवेंट है, अदरवाइज ये होती ही नहीं क्लास आपके बैच में। अब प्लीज इस इधर उधर बातें नहीं, ठीक है, आ जाओ। ये 2023 है श्री, देखिए। तो द फ्रेमवर्क एम्फसाइजेस एथिकल वैल्यूज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, यानी लोकतांत्रिक सिद्धांत, नैतिक मूल्य, लोकतांत्रिक सिद्धांत, साइंटिफिक थिंकिंग यानी वैज्ञानिक चिंतन, बच्चे में सोचने का एक लॉजिकल सेंस डेवलप हो, एंड सेंस ऑफ रूटेडनेस इन इंडियन कल्चर, जहां से हम हैं वहां से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए, यानी आप रूटेड महसूस करें कि जिस संस्कृति से आप आते हैं, तो भारतीय संस्कृति में आप रूटेड महसूस करें। कि कल हमने पूजा की, नए ऑफिस का इनॉग्रेशन था, तो हमने पूजा की, मैं जो है सूट वूट पहन के गई, नॉर्मल जनरली नहीं पहनती हूँ, बहुत रेयर पहनती हूँ कभी, और सबने मिलकर के पूजा की, क्या है, इंडियन कल्चर का पार्ट है, या जिस धर्म संस्कृति में हम पैदा हुए हैं उसका पार्ट है। जरूरी नहीं है कि मैं आई डोंट नो इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट, तो जरूरी नहीं कि जब आप रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो भी कल्चर का पार्ट है वो कर रहे हैं तो आपको सब कुछ, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं वो कुछ क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं, तो वो लेकिन आपके कल्चर का पार्ट है, तो आप कई बार सेलिब्रेट करते हैं उस चीज को, है ना। दिवाली में एक्चुअल थोड़ी आप बहुत सारी चीजें आप करते हैं क्योंकि आपके कल्चर का पार्ट है, ठीक। तो द फ्रेमवर्क, जिनको नहीं पसंद वो नहीं करते, द फ्रेमवर्क एम्फसाइजेस एथिकल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज आए बच्चे में, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हो, यानी बच्चा अपनी बात या व्यक्ति अपनी बात कहे और दूसरे की बात सुन पाए, सबको आजादी हो, सबके अपने अधिकार हो, ठीक है। साइंटिफिक थिंकिंग, यानी एक लॉजिकल ढंग से सोच पाए, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा हो, एंड अ सेंस ऑफ रूटेडनेस इन इंडियन कल्चर, क्योंकि बच्चा भारत का है, भारत के लिए बना है ये एनसीएफ, तो वो सेंस ऑफ रूटेडनेस होना चाहिए कि यार मैं जिस संस्कृति से, जिस देश से आता हूं, उसके बारे में, उसके त्योहार, उसके म्यूजिक, लोकगीत, व्हाटएवर, ये सब चीजें मुझे आर्ट एंड कल्चर के बारे में पता हो उस देश के। बात सही है नहीं। फिर आते हैं अंजलि नेक्स्ट पॉइंट पे, तो ये कोर वैल्यू है कि बच्चे में साइंटिफिक थिंकिंग, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, रूटेडनेस इन इंडियन कल्चर, आप जिस संस्कृति से हैं उस पर गर्व आपका महसूस करें, या आप बेसिकली उससे कनेक्टेड हो, कि आप देश की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, और आपने गांव देखा ही नहीं कभी, आपको पता ही नहीं इस देश में लोग कैसे रहते हैं, तो फिर कैसे चलेगा। जब आप देखते हैं यूपीएससी में लोग सेलेक्ट होते हैं ब्यूरोक्रेट्स बनने के लिए, तो उनको भारत दर्शन का मौका मिलता है, आपको पता लगे भाई आपके देश की जगह जगहें कैसी हैं, है ना, कितनी डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट क्या है, दीज वैल्यूज, बच्चों को भी आप अलग अलग एडवेंचर पे या अलग अलग ट्रिप्स पे लेके जाते हो, कि नेशनल पार्क दिखाने ले जा रहे हो, है ना। कल ही हमारे इसका एक इंटरव्यू जल्दी आने वाला है, तो टीचर है, उनसे हमारी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि 5 नेशनल पार्क है उनके आसपास एमपी में, तो वहां जाते हैं बच्चों को, कई बार भ्रमण के लिए ले जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, ताकि बच्चा कनेक्टेड महसूस करे अपने आसपास से, ठीक है। चलिए, दीज वैल्यूज एम्ड, और ये सोशलाइजेशन का भी पार्ट है, कि भाई आप पूजा में बैठते हैं तो एक अलग तरह से बिहेव करते हैं, घर में दोस्तों में बैठते हैं तो अलग तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, दीज वैल्यूज एम टू फोस्टर वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स इक्विप्ड फॉर डेमोक्रेटिक एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, यानी ये जो वैल्यूज आप बच्चे में डेवलप करेंगे, ये जो मूल्य हैं नैतिकता के, इनका उद्देश्य ये है टू फोस्टर वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स जो वेल राउंडेड हैं, वेल वर्स्ड हैं, इक्विप्ड फॉर डेमोक्रेटिक एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, जो देश में रोटी भी कमा करके लाएंगे, और जो डेमोक्रेटिकली, यानी एक दूसरे को दबाएंगे नहीं, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे इंडिविजुअल्स आपके यहाँ हो। बात सही है। तो इन मूल्यों का उद्देश्य लोकतांत्रिक और आर्थिक भागीदारी के लिए सुसज्जित पूर्ण व्यक्तियों को बढ़ावा देना, जो होल इंडिविजुअल्स है, जिनकी अपनी एक सोच है, जो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, जो काम करते हैं, जो देश में योगदान दे रहे हैं, जो दबा नहीं रहे हैं जहां वो काम कर रहे हैं, कि आप बॉस हैं तो आपके नीचे जितने भी लोग हैं आप उनको जीने ही नहीं देते हैं, है ना, आप सामने वाले की भी बात सुनते हैं और सामने वाला आपकी भी बात सुनता है। एक ऐसा माहौल है जहां सब अपना अपना काम करते हैं, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी है, अपनी एक विचारधारा भी है, अपने विचार भी हैं, और उन पे एक्शंस भी लिए जाते हैं, अपने मूल्य भी हैं, यानी अपनी वैल्यूज भी हैं, अपना सही और गलत भी है, अपने प्रिंसिपल्स भी हैं उस व्यक्ति के, तो वो व्यक्ति वेल राउंडेड कहलाएगा फिर, जिसकी अपनी सोच है, जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, जिसका अपना एक काम है, जो काम करता है ना, चाहे वो आपकी जॉब हो, वट एवर, शिद्दत से करता है, तो वो क्या हो गया, हम कहेंगे वेल राउंडेड इंडिविजुअल है, जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं, डेमोक्रेटिक है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, कि सब अपनी बात कहें, सबकी बात सुनी जाए, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है।
चलिए हरीशा, होता है कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस के फायदे हैं तो नुकसान भी बहुत हैं, कि आप देश के किसी भी कोने से, बहुत तो नहीं मतलब जितने फायदे हैं उससे कम ही नुकसान है ऑनलाइन क्लासेस के, कि देश के आप किसी भी कोने से घर पे बैठ के जुड़ पा रहे हैं, आपको 1.5 घंटा ट्रैवल करके नहीं आना है, 1.5 घंटा ट्रैवल करके नहीं जाना है ना, कभी बिजली चली गई क्लास में, कभी क्लास लेट हो गई, कुछ हुआ तो वो उस सबको नेट अगर आप देखेंगे ऑफलाइन क्लास से कंपेयर करेंगे तो ऑनलाइन में फिर अपने फायदे नुकसान हर चीज़ के होते हैं। तो थोड़े से जब नुकसान होते हैं, मान लो क्लास कनेक्ट नहीं हो रही, कोई सर्वर में दिक्कत हो गई, कुछ हो गया किसी दिन, और या थोड़ा टाइम लग गया किसी क्लास में, तो उसमें रोने मत लग जाया करो, है ना। हर चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं। करिकुलम स्ट्रक्चर एंड पेडागोजी। तो अभी हमने कुछ चीज़ों की बात की कि कैसे एक लोकतांत्रिक इंडिविजुअल को तैयार करे, जो आपका करिकुलम है इस तरह का हो, है ना, जो फ्रेमवर्क है उस तरह का हो जिसमें एथिकल वैल्यूज बच्चे में डेवलप हो, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हो, साइंटिफिक थिंकिंग आए, इंडियन कल्चर से कनेक्टेड वो महसूस करे। ऐसा नहीं है वो एलियन बातें करे, उसको पता ही नहीं हमारे देश में लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे चीज़ें होती हैं, कब इलेक्शन होते हैं, कौन से त्यौहार हैं, कुछ नहीं पता देश के बारे में ही, वो नहीं होना चाहिए। करिकुलम ये बच्चे में आपको डेवलप करना है, इसलिए आप पढ़ रहे हैं क्योंकि सबको टीचर्स बनना है। करिकुलम स्ट्रक्चर एंड पेडागोजी, पाठ्यचर्या संरचना और शिक्षा शास्त्र। यानी करिकुलम स्ट्रक्चर, पाठ्यचर्या की संरचना कैसी हो, पेडागोजी यानी पढ़ाने का तरीका कैसा हो, साइंस ऑफ टीचिंग या आर्ट ऑफ टीचिंग हम कहते हैं, यानी बच्चे को आप पढ़ाएंगे कैसे, आर्ट ऑफ टीचिंग या फिर साइंस ऑफ टीचिंग। साइंस ऑफ टीचिंग, बात सही है। A shift toward foundational literacy and numeracy is a priority in early education stages. यानी एक शिफ्ट towards foundational literacy, ये वो जो मूलभूत साक्षरता है कि 8 साल का बच्चा जब वो तीसरी क्लास पास करने से पहले उसको पढ़ना लिखना और बेसिक मैथमेटिक्स या अर्थमेटिक कैलकुलेशन आती हो, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN मिशन है, ठीक है ना, उसकी बात हो। ठीक है मनदीप, अ शिफ्ट टुवर्ड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इज अ प्रायोरिटी इन अर्ली एजुकेशन स्टेजेस। वो जो 3 से 6 वर्ष का बच्चा है जिसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की उम्र हम कहते हैं, पहले एनटीटी की ट्रेनिंग होती थी, अभी ECCE की होती है ना। तो ये शिफ्ट है टुवर्ड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। प्रारंभिक शिक्षा चरणों में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की ओर बदलाव एक प्राथमिकता है कि बच्चे को आप जब, हाँ बिल्कुल शिवम, अगर आप बच्चे को देख रहे हैं तो वो जो उसकी बनने की उम्र है, जिसको हम बिल्कुल नींव कहते हैं, कि जैसे आप नींव भरते हैं कोई भी बिल्डिंग बनती है, तो वो नींव जितनी मजबूत होगी उतना बेहतर जो है आपकी बिल्डिंग बनेगी। उसी तरह से अगर वो जो बच्चे का 3 से 6 वर्ष का टाइम पीरियड है वो आपने अच्छा कर दिया, वो जो आंगनवाड़ी वाला पीरियड है ना, या तीसरी क्लास तक निकलते निकलते आप उसको फाउंडेशनल लिटरेसी यानी रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक, पढ़ना लिखना और संख्यात्मकता का ज्ञान अगर उसको अच्छे से हो गया, तो ये जो शिफ्ट है ये उसका आधार अच्छा बना देगा, ये उसकी नींव अच्छी बना देगा, फिर आगे बिल्डिंग बेहतर बन पाएगी। हाँ 3 से 8 वर्ष होता है फाउंडेशनल लिटरेसी, बट जो 9 तक बाय 9 कहा जा रहा है कि आप इसको कर दो इतना काम आप, ठीक है, कि बाय द एज ऑफ 9 बच्चों को ये सब आता हो, ठीक है। वो क्लास 3 जब तक पास कर रहा है, क्लास 3 इसका एक टारगेट है, तो तब तक जो है वो पास, मतलब उसको पढ़ना लिखना और बेसिक कैलकुलेशन आती हो, ऐसा ना हो 5वीं क्लास का बच्चा है पढ़ना ही नहीं आता। प्रारंभिक शिक्षा चरणों में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की ओर बदलाव एक प्राथमिकता है। दूसरा पॉइंट है द करिकुलम अडॉप्ट्स मल्टीलिंगुअल इंस्ट्रक्शन, यानी बहुभाषी निर्देश अपनाता है जो करिकुलम है ना, जो पाठ्यचर्या है वो अडॉप्ट करती है किसको, मल्टीलिंगुअल इंस्ट्रक्शन, यानी कई भाषाओं में सीखा जाए, इस बात को बढ़ावा देती है पाठ्यचर्या कि कई भाषाएं बच्चा पढ़े सीखे, ये अच्छी बात है। एनकरेजिंग प्रोफिशिएंसी इन एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस, यानी 3 भाषाओं में दक्षता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अगर हम बात करें किसकी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसकी NCF 2023 की, कि 3 भाषाओं में वेल वर्स्ड हो बच्चा, यानी 3 भाषाओं में सक्षम बने वो, यानी मदर टंग, सेकंड लैंग्वेज जो कि इंग्लिश या हिंदी में से कुछ हो सकती है, थर्ड लैंग्वेज कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो 22 भाषाएं हैं आपके संविधान में, 3 भाषाएं पढ़े बच्चा, 3 भाषाएं सीखे और बहुभाषी अप्रोच को अपनाया जाए, यानी कक्षा में 1 से अधिक भाषाएं यदि बोलने वाले बच्चे हैं वो अच्छी बात है, ठीक है ना, वो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। द करिकुलम इंटीग्रेट्स वोकेशनल ट्रेनिंग अक्रॉस स्टेजेस, जो करिकुलम है पाठ्यचर्या है ये इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है, एकरूप करता है, एकीकृत करता है वोकेशनल ट्रेनिंग को, यानी 6ठी क्लास से ही 6th क्लास ऑनवर्ड्स आप क्या है बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं। मतलब किसी को कोडिंग सिखाना हो, किसी को कारपेंट्री सिखाना हो, किसी को मैकेनिकल कोई डिवाइसेस सिखाना हो, पेचकस चलाना हो, व्हाटएवर, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम करना हो, अलग अलग स्किल्स बच्चे में आनी चाहिए। वो जब स्कूल से निकले तो उसको कुछ पता हो, ऐसा ना हो कि बस आप ग्रेजुएट तो हैं और आपको काम दुनिया में एक स्किल नहीं है जो आपको आती हो कि आप कहीं खड़े हो जाएं तो पेट भर सकें अपना, फिर आप फिर से तैयारी करते हैं, फिर से 50 चीजें होती हैं। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि ये कह रहे हैं कि करिकुलम में ऐसा इंटीग्रेशन करिए कि वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चे को मिल पाए। 6th क्लास से चाहे आप उसको कोडिंग सिखाना शुरू कर दीजिए, चाहे आप उसको कारपेंट्री सिखाना शुरू कर दीजिए, कोई कढ़ाई बुनाई पेंटिंग व्हाटएवर, जिससे भी वो उसका जीवन यापन भी हो सके, उसको कोई स्किल आती हो, ये साथ साथ पढ़ाई की एक स्किल भी इंक्लूड की जाए। ये आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है, उसी आधार पर करिकुलम बनाने को आपका NCF भी कह रहा है। बात सही है नहीं है? फिर आते हैं अक्रॉस स्टेजेस एंड एम्फेसाइजेस लाइफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी बच्चे में जो है लाइफ स्किल्स जिसको हम जीवन कौशल कहते हैं, तो जीवन कौशलों पे जोर दिया जाए कि 10 लाइफ स्किल्स हैं, 10 कोर लाइफ स्किल्स कहते हैं हम, जिनको WHO बताता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वैसे तो अलग अलग
क्राइटेरिया में अलग अलग हैं, बट ये हमारा चलता है और ये पेपर में पूछ भी लिया जाता है। 10 कोर लाइफ स्किल्स हैं, यानी मुख्य लाइफ स्किल्स जो हैं वो 10 हैं एज पर WHO। तो इस पे भी हम चर्चा कर लेंगे कि वो 10 कौन सी हैं। यहीं पे आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाएंगी कि बच्चे में लाइफ स्किल्स यानी जीवन कैसे यापन करना, ये भी तो कौशल है ना। क्यों लोग नीट जेई टॉप करके भी आत्महत्या कर ले रहे हैं, है ना? क्यों लोग जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, एक ब्रेकअप आता है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं या डिप्रेशन में हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब ये नहीं है कि वो खुद से जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कोपिंग मैकेनिज्म की दिक्कत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है कि हम बच्चे को लाइफ स्किल्स उस तरह से सिखा नहीं पाए। वो एनवायरमेंट का भी उसमें रोल है कि फैमिली शायद उस तरह का सपोर्ट दे नहीं पाई, शायद वो अकेला था व्यक्ति, शायद वो उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाया लोगों से। जो डिफेंस है आपका, जीवन में समस्याएं आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, बहुत मुश्किल होगी एट टाइम्स लाइफ, बट उसके साथ जो कोप करने का तरीका है, जो कोपिंग मैकेनिज्म है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, आप कैसे डिफेंड करेंगे, ये आपको बच्चे को स्कूल से सिखाना है। फेलियर से कैसे डील करना है। वो बच्चे जो जिंदगी भर टॉप कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट नौकरियां कर रहे हैं, जो पाया ही पाया है बस लाइफ में, जैसे ही जरा सा भी एक छोटा सा भी सेटबैक आता है, हिल जाते हैं, संभाला नहीं जाता। एक लड़की छोड़ के जाती, पागल हो जाते हैं। छोटी चीज नहीं है वो किसी का छोड़ के जाना, बट आई एम सेइंग आपको कोप तो करना ही है, आपके जीवन में सबसे जरूरी जीवन है, ये हम बच्चे को सिखा नहीं पाते, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ। तो ये लाइफ स्किल से आएगी, ये सब बातें जो हम पेडागोजी में बहुत बार पढ़ रहे होते हैं। ये सब्जेक्ट आपको जॉब तो दिलाता ही है, बट ये आपको जीना भी सिखाता है काफी हद तक, ठीक। तो जब हम बात करें तो करिकुलम इंटीग्रेट्स वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी जिससे वो कमा खा सके, कुछ एक स्किल उसके पास हो सकता है उसमें वो बहुत अच्छा करे। सिनेमेटोग्राफी सिखाओ आप बच्चे को, वीडियोग्राफी सिखाओ, कितनी चीजें जो वो सीख सकता है। 6th क्लास ऑनवर्ड्स ही आप उसको कोई प्रैक्टिकल स्किल सिखाओ, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो द करिकुलम इंटीग्रेट्स वोकेशनल ट्रेनिंग अक्रॉस स्टेजेस एंड एम्फसाइजेस लाइफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एम्फसाइज किस पे करता है करिकुलम? लाइफ स्किल्स पे, जो 10 मुख्य कौशल हैं जीवन के, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभवात्मक अधिगम, बच्चे को एक्सपीरियंस देकर के सिखाओ, रियल लाइफ से जोड़ो। ऐसा नहीं है सिर्फ थियरी पढ़ पढ़ के वो है ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, ईगो बहुत बढ़ा ली, लेकिन जीवन में करने को कुछ कहो तो आता नहीं है। आलोक सिंह कह रहे हैं हाँ मैम मेरा भांजा भी ऐसे ही सुसाइड कर लिया जून में। सोचो कितना एकदम दिल दहल जाता है अंदर से, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है ना, कोई नंबर नहीं है कि किसी ने सुसाइड कर लिया तो ये बस एक डेटा है जो आपको बताया जाए या आप एक अखबार में देख लें। एक रियल लाइफ जीता जाता है, इंसान जाता है, और जो फैमिली मेंबर्स हैं, आसपास के लोग हैं, वो जीवन भर उस चीज से शायद निकल नहीं पाते। जबकि कई बार कुछ हद तक रोल इन्हीं सब फैक्टर्स का भी होता है कि वो एनवायरमेंट कई बार उतना सपोर्टेड महसूस ही नहीं करा पाता, या बचपन से हमने ऐसा रेस में लगाया है बच्चे को कि बस दूसरों को हराना उसका जीवन का टारगेट है, जीवन जीना नहीं। तो ये सब मिलकर कई बार इस तरह की चीजें निकल के आती हैं। तो वो लाइफ स्किल में आता है कि आप स्ट्रेस के साथ कैसे कोप करेंगे जब जीवन में स्ट्रेस आएगा, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम हर एक स्टेज पे आएगी, आप कुछ भी बन जाइए, है ना, आप प्राइम मिनिस्टर तक बन जाइए, हर दिन आपको पता भी नहीं किस लेवल के चैलेंजेस वो पोजीशन पे होते हैं जो नॉर्मल आदमी सोच भी नहीं पाता। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे 3 मुख्य बातें हमने समझी कि करिकुलम ऐसा बनाओ जिसमें एकीकरण हो, इंटीग्रेशन हो, इंक्लूजन हो, समावेशन हो। किसका? वोकेशनल ट्रेनिंग का। क्योंकि भाई शेर को भी शिकार तो करना ही होता है, खाएगा व्यक्ति कुछ तो खाना होगा ना जीवन में, कुछ तो कोई स्किल होगी आपके अंदर, तो क्रिएटिविटी भी आपकी जमती है, आपका जीवन आपको जो है पर्पस मिलता है। तो ये जरूरी है कि वोकेशनल ट्रेनिंग हम बच्चे की 6th क्लास ऑनवर्ड्स शुरू करा दें। एम्फेसाइजेस लाइफ स्किल्स, इस लाइफ स्किल्स पे बहुत जोर हो स्कूल में सिखाया जाए। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले, अभी नहीं पता मुझे कि चल रहा है कि नहीं, हैप्पीनेस करिकुलम ऐड किया था कि बच्चे जो है डिप्रेशन बढ़ रहा है या ये सब चीजें, खुश कैसे रहना है इसके लिए भी हमें सिखाना है। ये भी आर्ट है, जीवन जीना आर्ट है। हलवा नहीं, अपने आप सब कुछ स्वीट नहीं चलता रहेगा कि बहुत अच्छा लगेगा, एफर्ट मारना पड़ता है। कई बार आपका मन नहीं है तब भी आप जा रहे हैं कहीं पे सोशलाइज करने, है ना। हाँ देखो, अब रागिनी कह रही है कि मम्मी कहती हैं तुमसे एक जॉब नहीं हो रही, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब हमारे यहाँ माहौल इतना बढ़िया है कि घर वाले ही आपको इतना बढ़िया महसूस करा देंगे जीवन में कि आपको जरूरत नहीं है दुश्मनों की। कई बार अब फैमिली के फायदे हैं, नुकसान भी बहुत हैं। तो वो मतलब अब जब इस तरह की बातें आप सुनते हो तो सोचो ना, जो व्यक्ति रोज ये सुन रहा है, जरूरी नहीं है वो सबके लिए मोटिवेशनल फैक्टर हो कि हाँ इनको तो मुझे जवाब देना, करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी। कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, नहीं कोप कर पाते वो उतने नेगेटिव एनवायरमेंट के साथ। तो ये घर घर की कहानी है। तो आपको लाइफ स्किल्स इस समय पे सीखनी होंगी, अपने आप को अपना दोस्त बनाना होगा। अभी 10 लाइफ स्किल्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। टीचर्स को भी आनी चाहिए, हर व्यक्ति को आनी चाहिए लाइफ स्किल्स भाई। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक अधिगम, व्यक्ति अनुभव लेके सीखे, सिर्फ रट्टाफिकेशन करके, रोट लर्निंग करके ना सीखे। तो ये जो कोर लाइफ स्किल्स हैं, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। मतलब रिवाइज क्या, ये मुख्य 3 कैटेगरी में बटी हुई हैं, बस एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएंगी, बहुत भारी कुछ नहीं है इसमें। ये WHO ने आइडेंटिफाई किया है, इनको 3 कैटेगरी में आप विभाजित करके देख सकते हो। वो 3 कैटेगरी कौन सी हैं? सोशल स्किल्स, टोटल 10 स्किल्स हैं, इनको 3 कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। सोशल स्किल्स यानी सामाजिक कौशल, भाई सामाजिक प्राणी है ना मनुष्य एक, तो समाज में कैसे रहेंगे उसके कौशल, सामाजिक कौशल, ये सामाजिक कौशल की कैटेगरी में आ गए। फिर आपका जो बी है या सेकंड कैटेगरी है थिंकिंग स्किल्स की, जिसमें बच्चे की थिंकिंग पे जोर होगा। चिंतन कौशल, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है इमोशनल स्किल्स की, यानी सांवेगिक कौशल। भाई मनुष्य में संवेग हैं, इमोशंस हैं, हम कोई रोबोट्स थोड़े हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है, वो स्किल्स आपको आती हैं नहीं, आप अपने इमोशंस के प्रति अवेयर हैं कि नहीं है, जागरूकता आप में है कि नहीं है। कई लोगों को पता ही नहीं होता उन्हें चाहिए क्या। सांवेगिक कौशल हम में से बहुतों को नहीं पता होता, बट आपको वो फिर पता लगाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है?
रियल स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हो, समझ कम रहे हो उसका मतलब। हाँ तो बेस्ट करो अपना, शिवानी हर व्यक्ति अपना बेस्ट दे। देखिए तो सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स में ये 4 स्किल्स हैं, एक एक करके समझते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, इसको हम कहते हैं स्व जागरूकता, बस इसको सुनते जाना कहानी की तरह, ठीक है। स्व जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। क्या है सेल्फ अवेयरनेस? आप खुद को कितना समझते हैं, आपका इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड, आपका एटीट्यूड, मतलब किन चीजों में आपकी रुचि है, किन चीजों को करने की क्षमता आपके अंदर है। हो सकता है आप कैमरा में बहुत अच्छा कर सकते हो लेकिन आप लगे पड़े हैं तैयारी में ही, हो सकता है परिस्थिति कई बार ऐसी होती है, लेकिन कुल मिला के हमें बच्चे में तो स्पेशली आपकी स्थिति हो सकता है जो भी हो, लेकिन आपको बच्चे में तो ये डेवलप करना है और खुद में भी होनी चाहिए कि सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद को कितना जानते हैं, आप खुद को कितना जानते हैं, सेल्फ अवेयरनेस कितनी है आपके अंदर, है ना। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, इन सबको कितना समझते हैं, आपके किस तरफ आप मेहनत करेंगे तो बेहतर हो पाएगा, कहां जाके आप डिमोटिवेट हो जाते हैं तो उसके साथ कैसे कोप करना है, अपने किसी दोस्त का सहारा लेना है, ग्रुप स्टडी करनी है ना। कई बार आप एंग्शियस महसूस कर रहे होते हैं तो उस सब स्थिति में आपको देखना है कि कहां समाज से मुझे सपोर्ट मिलेगा, अच्छा फैमिली से नहीं मिल रहा, बाहर से मिलेगा तो वो ढूंढना है। मतलब कुल मिलाकर के जीवन में जो लक्ष्य है वो है आपका सर्वाइवल अच्छे से हो पाए। सीटेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। तो सेल्फ अवेयरनेस यानी स्व जागरूकता। अगर आप खुद को ही नहीं जानते, अगर मुझे पता ही नहीं है मेरा इंटरेस्ट क्या है, तो मैंने किसी को देखा तो मैंने फैशन शुरू कर दिया, है ना। मैंने रणवीर सिंह को देखा, मैं तो आज से यही करूंगी, मुझे भी अच्छा लग रहा है, इस पे अच्छा लगता है। तो आपको खुद की स्ट्रेंथ, खुद का इंटरेस्ट, मेरी रुचि किस तरफ है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, क्या मुझे पसंद है, क्या मुझे नहीं पसंद है, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग सब कुछ, आपके इमोशंस, कब आपको गुस्सा आता है, कब आप खराब महसूस करते हैं, क्या करके आपको अच्छा लगता है, क्या आपकी प्राइमरी वैल्यूज हैं, मूल्य क्या है जीवन के, परिवार महत्वपूर्ण है, दोस्त महत्वपूर्ण है, पैसा महत्वपूर्ण है, काम महत्वपूर्ण है क्या, या फिर इन सबका बैलेंस। तो ये सेल्फ अवेयरनेस जब तक नहीं होगी, आपको पता ही नहीं है किस रास्ते पे चलना है। तो बच्चे में सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करा पाना कि आप खुद को जान पाए, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपने इंटरेस्ट को जान पाए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी प्रभावी संप्रेषण जिसको हम कहते हैं। प्रभावी संप्रेषण क्या है? प्रभावी संप्रेषण है आप बेहतर तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाए। माँ बाप को भी कई बार हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, संप्रेषित ही नहीं कर पाते, है ना। अपनी बात कह पाना, दूसरे की बात सुन पाना। इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में क्या है, जो आप कहना चाहते हैं वो सामने वाले को समझा पाना ही कई बार टास्क है। हो सकता है आपका इंटेंट बहुत अच्छा हो बट आप कम्युनिकेट ही ना कर पाते हो, तो उससे भी फिर समस्या होती है। अब उसका आपको समाधान कैसे ढूंढना है वो आप आज देखेंगे, लेकिन बच्चे में आपको कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से डेवलप कर पानी है कि वो अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को ठीक से कम्युनिकेट कर पाए, सामने वाले की बात को समझ पाए। ये हमें लगता है आसान है, बहुत मुश्किल काम है। कई लोग, या बहुत बार हम, कभी हमारे यहाँ बड़ों का इतना कल्चर है कि बड़े हैं, रिस्पेक्ट के चक्कर में आप कभी खुद को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। आपका जीवन एक अलग ही दिशा ले लेता है। प्रेशर में लोग शादियां करते हैं, प्रेशर में लोग करियर में चले जाते हैं, हर चीज प्रेशर में होती है। फिर वो कम्युनिकेट करना कि आपको क्या चाहिए ये आप समझा पाए सामने वाले को, और नहीं समझा पा रहे हैं तो उस रास्ते से निकले। जल्दी हो जाएगा सौरभ। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी अंतः व्यक्तिक संबंध, मतलब आपका लोगों के साथ कैसा संबंध है, ये आपको कैसे मैनेज करना है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को आप कैसे मैनेज करेंगे? देखिए एक होता है इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, इंट्रा मतलब स्वयं, खुद में एक व्यक्ति के साथ बात चल रही है, तो इंट्रापर्सनल मतलब आपका खुद का खुद के साथ कैसा रिश्ता है। इंटरपर्सनल लोगों के बीच आपका कैसा रिश्ता है, आप जहां काम करते हैं वहां, आपके दोस्तों में, आपके परिवार में, ठीक। एम्पैथी यानी, एम्पैथी बहुत 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 महत्वपूर्ण स्किल है। एम्पैथी होती है, हम कहते हैं समानुभूति, यानी क्या आप खुद को दूसरों के शूज में रख के देख पाते हैं। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। समानुभूति यानी खुद से बाहर निकल के दूसरों के शूज में जाकर के देखना। ये वहां से आता है। एक आई थिंक स्टोरी है कि एक व्यक्ति है जो बहुत लंगड़ा के चल रहा होता है या बहुत ठीक से नहीं चल पा रहा होता है, और या किसी के पिताजी होते हैं व्हाटएवर, और फिर एक दिन लोग उनका मजाक उड़ाते हैं या बच्चे भी कहते हैं कि भाई कैसे चलते हो। फिर एक व्यक्ति या बच्चा जो है वो उन शूज को पहन के चलता है जिन शूज में वो पिताजी या व्यक्ति चल रहा होता है। वो पाता है कि उसके अंदर कील लगी हुई थी। तो ये कहा जाता है कि जब तक आपने वो दर्द महसूस नहीं किया दूसरे के शूज में खुद को डाल करके, आपको समझ नहीं आएगा कि कहानी है क्या। तो पुट योरसेल्फ इन समबडी एल्सेस शूज, खुद को किसी और की जगह पे रख के देखना। सिर्फ ये नहीं कि अच्छा, अब इसमें बहुत क्लियर है, जिन्होंने कभी डेथ देखी है आसपास, एक एग्जांपल है जो मैं बहुत बार देती हूँ, जिन्होंने जीवन में कभी परिवार में या किसी क्लोज वन को खोया है, उनको एग्जैक्टली एम्पैथाइज कर सकते हैं वो कि डेथ कैसी फील होती है। जिनका ब्रेकअप कभी हुआ है उनको पता है कि ब्रेकअप पेनफुल हो सकता है या कैसा दर्द दे सकता है। जिन्होंने सिर्फ बाहर से देखी हैं चीजें, है ना, तो वो एम्पैथाइज करना मुश्किल होता है ना। कि अगर मैंने कभी एक डॉग नहीं रखा और डॉग की मेरी डेथ हो जाती है किसी दोस्त की डॉग की, तो क्या मैं एक्चुअल में वो दर्द फील कर पाऊंगी जो शायद मैं, अगर मेरे पास वो डॉग होता, तो वो सिचुएशन में खुद को डाल के देख पाना। सिंपैथाइज करना है, हाँ हाँ दुख हुआ, तुम्हारे लिए बड़ा खराब लगा, ये वो। एम्पैथी है कि आप सच में खुद को दूसरों के शूज में डाल करके देख पाए। ये ज्यादातर तभी हो पाता है जब आपने वो चीज अनुभव की हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो सोशल स्किल्स में आ गया सेल्फ अवेयरनेस। बच्चे में सेल्फ अवेयरनेस यानी स्व जागरूकता डेवलप करना, उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये सब उसे पता हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन है यानी बेहतर तरीके से संप्रेषण। ठीक है ना। अरे भाई बाल गोपाल क्या कर रहे हो यार, पढ़ लो यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना और मेरा। कह रहे हैं आपकी वजह से वैसे आप गायब रहती हैं। कहाँ गायब रहती हूँ? छुट्टी के टाइम पे छुट्टी होगी ना, और कभी छुट्टी करती हूँ तो अनाउंस करके करती हूँ। कौन सा टीचर है दुनिया में जो कभी छुट्टी नहीं करता? भाई कमाल करते हो, आ जाओ इधर। और अब मस्त क्लास चल रही है, इनको पढ़िए, चलो ये कर लेते हैं, पढ़ लो यार। आधे ज्यादा सीरियस लोग तो कमेंट भी नहीं करते हैं कभी। देखो एक बार, सेल्फ अवेयरनेस यानी स्व जागरूकता, खुद को जानता है व्यक्ति। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप ठीक से अपनी बात कह पाए और दूसरे की बात सुन पाए।
ये सोशल स्किल्स में आ रही है, क्योंकि जहां भी टू वे इंटरेक्शन है या समझना शामिल है वो सोशल स्किल्स का पार्ट है। खुद को समझना, दूसरे को समझना, तो सेल्फ अवेयरनेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। ठीक, मतलब खुद को समझना, दूसरों को समझ, इंटरपर्सनल में दूसरों के साथ आपके कैसे रिश्ते हैं, इंट्रापर्सनल स्वयं में होता है। एम्पैथी यानी खुद को दूसरों के शूज में आप डाल करके देख पाते हैं। अगर ये सब स्किल्स आपके अंदर हैं, आप लड़ते झगड़ते नहीं दिखेंगे ज्यादा, है ना। आपको नेविगेट करना आ जाएगा दुनिया में, निकलना आ जाएगा, आपको तरीकों आ जाएंगे कि कैसे डील करना है। अब आप चोर से बहुत ऑनेस्टी की बात करेंगे तो जरूरी नहीं उसको समझ में आए, तो आपको समझ आ जाता है किसके साथ सर मारना है, किसको समझाना, किसको नहीं। समझ पा रहे हो। तो अगर हम बात करते हैं एग्जैक्टली ज्योति, तो आप समझ पाएंगे वो चीज। सोशल स्किल्स यानी सामाजिक कौशल, आपके अंदर समाज में डील करने की क्षमताएं, ये 4 स्किल सोशल स्किल में आती हैं। बाकी के हम 4 स्किल्स और पढ़ते हैं, टोटल 10 स्किल हमें पढ़ने। थिंकिंग स्किल्स, जहां बच्चे की सोच विकसित करने की बात आएगी, थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करने की बात आएगी, चिंतन प्रक्रिया। तो क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ अलग सोचना, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। हम बच्चे को ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें कि वो कुछ हट के कुछ नए समाधान लेकर के आए, कुछ डिफरेंट सोच पाए। सिंपैथी होता है दूसरे के साथ, हाँ आपको कि हाँ जी आप समझते हैं सामने वाले के साथ बुरा हुआ है वटेवर, बट आप वो महसूस एक्चुअल में कब कर पाएंगे, जब एम्पैथी कर पाएंगे। तो सिंपैथी में दूर से आप केयर कंसर्न दिखा सकते हैं, लेकिन एम्पैथी में आप खुद उस सिचुएशन में खुद को रख के देख पाते हैं। तो एम्पैथाइज करना ज्यादा बेहतर होता है सिंपैथाइज करने से। ठीक है, कि यार एक बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, बट आपने वो एक्चुअल में बुरा कभी महसूस किया होगा, या आप सच में खुद को दूसरे की जगह पे रखने की कोशिश करेंगे जब नहीं भी महसूस किया, बट आप जस्ट दूर दूर से नहीं कर रहे हैं, आप खुद को एक सिचुएशन में डाल करके देख रहे हैं, सिर्फ दूर से रिलेट नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तो टाइम है दीदी, और भी एग्जाम्स हैं जहां ज्यादा एज चलती है। तो क्रिएटिव थिंकिंग यानी बच्चा कुछ नया सोच पाए, कुछ डिफरेंट सोच पाए, उसको अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराना। क्रिटिकल थिंकिंग है समालोचनात्मक चिंतन, कई पहलुओं से किसी सिचुएशन को देख पाना, फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, कोई व्यक्ति आपको भड़काने के लिए कुछ बात कह रहा है या फिर उसके पीछे इंटेंशन क्या है, ये हर एक पहलू से किसी चीज को देख पाना क्रिटिकल थिंकिंग है। एनालाइज कर पाना, डिसीजन मेकिंग, बच्चे में निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर पाए आप, कि भाई कौन सा सिलेबस, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या लेना है, वो डेवलप हो पाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग बोले तो समस्या समाधान, समस्याओं को समाधान निकालने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। लाइफ प्रॉब्लम्स आपकी तरफ फेंकती रहती है लाइफ लॉन्ग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको बच्चे को सिखानी है कि वो किसी प्रॉब्लम में अगर फंसता है तो कैसे नेविगेट करे, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे। अच्छा एग्जाम है, पेन घर पे लगे, आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आप दोस्त से मांग लेते हो, आप टीचर से मांग लोगे, आप ब्लिंकिट कर लोगे, वट एवर। ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम 50 सॉल्यूशन तैयार होने चाहिए। ठीक है ना, एग्जैक्टली श्री। फिर आते हैं 2 और स्किल्स जो इमोशनल स्किल्स का पार्ट है। कोपिंग विद स्ट्रेस, जीवन में स्ट्रेस का आना इनएविटेबल है, अपरिहार्य बोलते हैं जिसको, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप जीवन में कभी स्ट्रेस महसूस ही ना करें। बस कोप करना आपको कितना बेहतर आता है वही आपको डिफरेंशिएट कर देगा उन लोगों से जो नहीं कर पाते हैं कोप, या ज्यादातर लोग स्ट्रेस आने पे अजीब बिहेव करते हैं, या तो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। तो स्ट्रेस के साथ डील करने के कुछ हेल्दी मैकेनिज्म या तरीके होते हैं, कुछ अनहेल्दी तरीके होते हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गाड़ी तेज चलाना, गुस्सा करना लोगों पे, है ना, खुद को हार्म पहुंचाना, खुद का ख्याल ना रखना। वो जो आप देखते हैं जैसे ब्रेकअप होता है हीरो का, कबीर सिंह टाइप, तो वो क्या क्या करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, ये सब अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है। यानी कोप करने का तरीका, डील करने का तरीका आपका स्ट्रेस के साथ कैसा है। हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म कौन से हैं, जिम जा रहे हैं आप, एक्सरसाइज करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, आर्ट पेंटिंग प्लेस देखने जा रहे हैं, मतलब जिससे आपका नुकसान नहीं हो रहा, जिस चीज से, वो आपका डील। किसी दोस्त से बात कर ली, कुछ जर्नल कर लिया, यानी लिख लिया डायरी में, अपने भावों को एक्सप्रेस कर दिया, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को। तो ये हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं। जो शुरुआत वाली बताई, ज्यादातर लोग उस तरफ ही जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो आसान है। ब्रेकअप हुआ, फटाक से दूसरा बंदा, अब वो उससे भी घटिया हो कोई गारंटी नहीं है। ये नहीं सोचा कि खुद को जान लें, खुद को बेहतर बना लें, आगे क्या करना है जीवन में वो देख लें, मैं कौन हूं, मुझे चाहिए क्या, बस एक से दूसरी तरफ जंप करते रहो। दिस इज अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म, है ना। हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म में थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगता है शुरुआत में। भाई जिम जाने में एफर्ट लगेगा, एक्सरसाइज करने में एफर्ट लगेगा, योगा करने में एफर्ट लगेगा, एक शेड्यूल फॉलो करने में एफर्ट लगेगा। तो वो क्या है वो, लेकिन वो हेल्दी मैकेनिज्म है अपनी बात एक्सप्रेस करने में, जिससे कोई समस्या है दोस्त से, माँ बाप से, वट एवर, उनको एक बार समझाने में। तो ये कोपिंग विद स्ट्रेस। कोपिंग विद इमोशंस, भाई व्यक्ति में सारे इमोशंस हैं, एंगर भी है, लव भी है, जेलसी भी है, डिस्गस्ट भी है, बहुत तरह के इमोशंस एक व्यक्ति में होते हैं। तो उन इमोशंस के साथ आप कैसे कोप करते हैं, और स्पेशली नेगेटिव इमोशंस के साथ आप कैसे कोप करते हैं। जब आप इंपल्स में हाई होते हैं कि गुस्सा आया तो इतना आया, दुनिया तबाह कर लेंगे, खुद को भी कर लेंगे, वो आपको अपने इमोशंस को ही, कि ये इमोशंस जो है टेम्परेरी हैं, जो आप फील कर रहे हैं, ये कोई परमानेंट स्टेट नहीं है। तो गुस्से में भी व्यक्ति, जैसे गुस्सा एक बहुत ही हाई काइंड ऑफ इमोशन है, या फिर रेज जिसको हम कहते हैं, तो उसमें इंपल्स बहुत हाई होती है आपकी। तो उस टाइम पे आपको वो अवेयरनेस होना कि कैसे आप किसी को भी चाटा नहीं मार सकते हैं। गुस्सा है ठीक है, अपना मैनेज करना सीखिए, या किसी को भी गाली नहीं दे देंगे मुंह उठा के गुस्से में। तो वो गुस्सा आप कितना कोप कर पाते हैं अपने इमोशंस के साथ, ये भी एक लाइफ स्किल है ना। कुछ लोग गुस्से में उस जगह से उठ के चले जाते हैं और टाइम देते हैं उस सिचुएशन को, कुछ लोग मारपीट पे उतर आते हैं, कुछ लोग गालियों पे उतर आते हैं। कई बार आप इमोशंस, ऐसा नहीं है कि आप भगवान हैं कि हमेशा ही आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहेंगे, बट दीज आर द थिंग्स यू कैन लर्न। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि आपको बच्चों को भी ये लाइफ स्किल सिखानी है और खुद भी सीखनी है ना।
कई बार एनवायरमेंट इतना टॉक्सिक होता है, आप चाह के भी ठीक से नहीं रह पाएंगे, लेकिन आपको फिर डिसीजन लेना होगा। कुछ लोगों को रहना भी उसी एनवायरमेंट में है और डिसीजन भी नहीं लेना है, तो वो डिसीजन मेकिंग स्किल में आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में आएगा। भाई आप कैसे सिचुएशन में अडेप्ट करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, यही तो कहानी है जीवन की। आइडियल तो कभी नहीं होती चीजें, है ना। कुछ लोग एडजस्ट करते हैं, देखते हैं। अब कुछ लोग जिनके घर में पढ़ना ही अलाउड नहीं, बताओ शादी वादी हो गई है, कोई रात को पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ रहा है। तो ये डीलिंग विद लाइफ है। तो सोशल स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस कितनी आप में, कम्युनिकेट कितना अच्छे से करते हैं आप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आपके अपने और दोस्तों के साथ आसपास कैसे हैं, लोगों के साथ एम्पैथी, थिंकिंग स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब आपकी थिंकिंग स्किल्स जिसमें दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इमोशनल स्किल्स में कोपिंग विद स्ट्रेस और कोपिंग विद इमोशंस। तो ये कुछ 10 कोर लाइफ स्किल्स हैं जो WHO बताता है। तो बच्चे में ये आपको विकसित करानी है एज अ टीचर। स्टेज स्पेसिफिक लर्निंग गोल्स, यानी चरण विशिष्ट शिक्षण लक्ष्य, यानी हर एक स्टेज पे आपको टीचिंग की, चाहे वो फाउंडेशनल स्टेज हो, चाहे वो प्रेपरेटरी स्टेज हो, चाहे वो मिडिल स्टेज हो, चाहे वो 11 12 9 10 11 12 का बच्चा हो, है ना। स्नेहा कह रही है मैम आपकी वजह से 46 बने हैं रेलवे पीआरटी में, थैंक यू। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने अलग से क्लासेस भी नहीं ले पाई हूँ, बट आप पेडागोजी स्पेशल या यूट्यूब से जो भी आप पढ़ के गए होगे और आपको मदद मिली, ये मेरे लिए बड़ी सफलता की बात होती है। देखिएगा, ये देखिए फटाफट से। हाँ, देवांश कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आलोक, कि पॉजिटिव वेज में लगा दिया मैंने नेगेटिव थॉट्स को। बिल्कुल, वो आपको दिशा देनी होगी, है ना। नहीं तो दिशाहीन होने का ऑप्शन तो आपके पास हमेशा है। आपके जीवन में हमेशा दो रास्ते तो होते ही हैं, कि या तो आप सब कुछ तबाह करके बैठ जाएं, बिल्कुल नेगेटिव साइड चूज कर लें, या फिर पॉजिटिविटी की तरफ या रास्ता ढूंढें कि कैसे डील करना है उस सिचुएशन से। बात सही है नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में अगर किसी को भी हो रही है तो आप ये बात बिल्कुल बता सकते हैं। मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगी, बहुत एनर्जी लगा के बोल रही हूँ तो थकान हो गई है, मतलब पानी पीऊंगी, सिंपल बात ये है। चलिए इतने आप अब तक जो पढ़ा है, किसी के मन में कोई डाउट हो उसको लेकर के आज जो हमने पढ़ा है वो आप पूछ सकते हो। आप करेंगे, मुझे दे दीजिए, वेरी गुड, दे देंगे। और बताओ, ये सिर्फ टीचर स्टूडेंट्स में ही होता है, ये बाकी कहीं नहीं होता दुनिया में, है ना। ये कोई रैंडम इंसान को नहीं कहोगे आप। ये जो एक कनेक्शन का रिलेशनशिप है वो टीचिंग में ही आप महसूस कर पाते हो इस लेवल का। आपको भी पता है कौन रिंग ले रहा है, मुझे भी पता है आप कहाँ लेने आ रहे हो, लेकिन ऐसे ही, है ना। बहुत बढ़िया कंगना। चलिए, कोपिंग मतलब डील करना, आपका कोप करना मतलब लड़ पाना, किसी चीज से निकल पाना, है ना। कि आप गुस्से से कैसे कोप करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस से कैसे कोप करते हैं, और स्ट्रेस से कैसे कोप करते हैं। तो उसमें हेल्दी तरीके हो सकते हैं कि आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप जो काम आपको पसंद हो वो कर सकते हैं, आप जो व्यक्ति आपको पसंद हो उससे थोड़ी बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं। ये सब हेल्दी तरीके हैं। कोई आर्ट म्यूजिक फेस्टिवल या कुछ भी, कोई गाना सुन सकते हैं अच्छा क्लासिकल, वो नहीं धूम-धाम वाला, क्योंकि स्ट्रेस हो रखा है। तो वो आपको देखना है कि ये पॉजिटिव तरीके हुए। नेगेटिव तरीके तो अंतहीन है, कि आप 200 पे गाड़ी चला सकते हैं, आप किसी का जीवन नष्ट कर सकते हैं, किसी को धोखा दे सकते हैं, किसी का कोई फालतू के रिलेशनशिप में जा सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड भी नहीं है, बस व्यक्ति के साथ खेल रहे हो आप, है ना। आप अपनी हेल्थ का बैंड बजा सकते हैं कि आप अनहेल्दी खाएं, जंक फूड खाएं, है ना। एक्सरसाइज आपको पता ही नहीं है पिछली सदी में कब की थी आपने, है ना। तो ये सब नेगेटिव तरीके हैं। इसमें भी आप स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ये सब आपको पता है कि अनहेल्दी चीजें हैं। तो ये अनहेल्दी वेज ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस हैं, ठीक है। आकृति कह रही है आप स्ट्रेस से कोप करने के लिए क्या करती हूँ? यही सब करती हूँ यार, मैं कोशिश करती हूँ हेल्दी की तरफ ही रहूँ, बट कई बार होता है आपका मन नहीं होता कुछ भी करने का, ऐसा भी फेज आया है या आता है लाइफ में कभी, है ना, कि आप इतना ग्रीफ में हैं या उतने स्ट्रेस में हैं कि आपकी इच्छा नहीं है बिल्कुल तिनका भी उठाने की। तो वो लाइफ है, सब कुछ होता है, लेकिन आप फिर से हर दिन आपको एक नई शुरुआत करनी होती है कि नहीं यार एक्सरसाइज करनी है। अब ये कोई शौक का मामला नहीं है कि एक्सरसाइज करनी है सुंदर दिखना है, अरे भाड़ में जाए। जरूरी ये है कि आपकी बॉडी के लिए वो चीज जरूरी है। आप जब एक्सरसाइज करेंगे आपको खुद में अच्छा लगेगा, तो ये हेल्दी तरीका है। तो आप उसकी जरूरत समझने लगते हैं कि सही लोगों के साथ रहना, जो लोग टॉक्सिक हैं आपको खराब लगते हैं चाहे कितने भी क्लोज हों, कोशिश करें डिस्टेंस वहां से क्रिएट कर लें। आज नहीं कर पा रहे हैं तो नौकरी लेने का ही सबसे बड़ा आपका मोटिवेशन होना चाहिए कि यार इस माहौल से तो निकलना है, लाइफ तो बदलनी है, अपनी जीनी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से है। तो वो पॉजिटिव आपको तरीके ढूंढने होंगे कोप करने के। तो मैं ये करती हूँ, ड्राइव पे चली जाती हूँ, गाने सुन लेती हूँ, किताब पढ़ लेती हूँ कोई, है ना। कभी आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कई लोग रो के निकालते हैं, तो वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मतलब वो मुश्किल ही काम है थोड़ा रोना। एक फेज में मैं काफ़ी रो चुकी हूँ मेरे फादर के समय, और भी कुछ चीज़ें चल रही थी, तो वो एक अलग चीज़ है। अब तो नहीं मैं रोती हूँ, मतलब बहुत रेयर कभी। लेकिन रोना कोई बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मैं तो बल्कि चाहती हूँ कि नेचुरली मैं रो पाऊँ। बहुत एफर्ट लगता है मुझे रोने के लिए, तो वो अच्छी चीज़ है, वो कैथार्टिक होता है कई बार, कि आपके अंदर जो भरे हुए इमोशंस हैं वो निकल जाएँ। थेरेपी आप कर सकते हैं, थेरेपी मैंने किया है। तो आप बेसिकली ये हेल्दी तरीके हैं, इसमें आप नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं किसी को। आप
खुद को एक सही दिशा दे रहे हैं। नहीं तो लोगों को इस देश में थेरेपी, या इवन अगर किसी को डिप्रेशन भी है, क्लिनिकल डिप्रेशन, तब भी वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे, बाकी चाहे 4 लोगों को हो जाए आपकी वजह से। तो स्थिति तो ऐसी है कि सही चीजों को तो हम वो करते हैं, शेम करते हैं, और जो गलत तरीके हैं उनको हम ग्लोरीफाई करते हैं। मूवीज में भी कि हीरो है, अगर सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, या फिर नशे में पड़ा हुआ है, अपना जीवन तबाह कर लिया, तेरे नाम देखो कितनी पसंद है लोगों को आज तक तेरे नाम। ऐसी मूवीज जहां पे नेगेटिव साइड जो है आपका, जो थैनेटॉस होता है हमारे अंदर, 2 इंस्टिंक्ट है ना, लाइफ इंस्टिंक्ट है किरोस, दूसरा थैनेटॉस, तो पूरे थैनेटॉस पे ही। ऐसा नहीं है कि आप दोनों का बैलेंस हो सकता है, कुछ अनहेल्दी तरीके भी आप अपना रहे हो शुरुआत में, बट वो आपको लेके जाना है उसको हेल्दी तरीके के तरफ ही। शिवानी कह रही है आपको ब्रेकअप होगा, भाई छोड़ो यार ये बातें, है ना, फालतू में। आ जाओ इधर, लाइफ है यार, हर चीज आपको एक्सपीरियंस करनी चाहिए कई बार। कह रहे हो आप डिप्रेशन में गए हो कभी, देखो आप खुद से आइडेंटिफाई करना तो इज नॉट द राइट थिंग, बट ऑफ कोर्स मतलब देयर आर फेजेस, देयर हैव बीन फेजेस। चलिए, स्टेज स्पेसिफिक लर्निंग गोल्स, यानी आपको हर एक स्टेज के लिए स्पेसिफिक लर्निंग गोल्स बनाने हैं कि इस स्टेज का बच्चा है तो ये चीजें इसको आती हूँ, इस स्टेज का बच्चा है तो ये चीजें आती हूँ। जैसे एफएलएन ही है तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, हम कह रहे हैं कि भाई कक्षा 3 पास करे बच्चा, उससे पहले उसको रीडिंग, जो 3R हैं, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, उसको बेसिक कैलकुलेशन आती हो। तो ये हर एक स्टेज के स्पेसिफिक गोल्स हैं, ठीक। द फाउंडेशनल स्टेज यूजेस प्ले बेस्ड पेडागोजी, जो फाउंडेशनल स्टेज है यानी जहां बच्चा आपका 3 से 6 वर्ष में है ना, उसमें क्या है, आपको 3 से 8 वर्ष है बेसिकली पहली स्टेज। मूलभूत चरण आंगनवाड़ी और बाल वाटिका और क्लास 1 और 2 दोनों इसमें है। वो 5+3+3+4 याद कीजिएगा एनईपी का, ठीक है ना, 5+3+3+4 आप याद कीजिएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। उसमें जो ये 5 साल हैं शुरुआत के 3 से 8 वर्ष, ये आपके फाउंडेशनल स्टेज या मूलभूत चरण या बाल वाटिका या फिर आंगनवाड़ी प्लस क्लास 1 और क्लास 2 दोनों इसी में आते हैं। थैंक यू विजय कुमार, अब क्या ही कर सकते हैं, ये आपका नजरिया है। एक टीचर्स को तो एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं यार, उसमें क्या कर सकते हैं, है ना। और आप अपने जीवन से अगर उदाहरण नहीं देंगे तो फिर सबसे बेहतर है कि आपने जो एक्सपीरियंस किया उससे आप डायरेक्ट रिलेट करके पढ़ाएं, या जो आसपास आप देख रहे हैं वो पढ़ाएं, वो मैं करती हूँ, है ना। द फाउंडेशनल स्टेज यूजेस प्ले बेस्ड पेडागोजी, यानी मूलभूत चरण खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। द प्रेपरेटरी स्टेज इंट्रोड्यूसेस स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट्स, जो प्रेपरेटरी स्टेज है, जो आपकी सेकंड स्टेज जिसको हम कह देते हैं, ठीक, जिसमें आपका 3rd 4th 5th क्लासेस आती हैं, तो स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट यानी वहां पे प्रॉपर आप सब्जेक्ट्स नहीं। तो फाउंडेशनल स्टेज में क्या है, प्ले बेस्ड पेडागोजी है, यानी बच्चों को आपको खेल खेल में सिखाना है, बच्चों क्या है, आपको खेल खेल में सिखाना है, ठीक है। फाउंडेशनल स्टेज, अब ये हर एक स्टेज में स्पेसिफिक गोल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फाउंडेशनल स्टेज की जब हम चर्चा कर रहे हैं, फाउंडेशनल स्टेज की जब हम चर्चा कर रहे हैं, प्रेपरेटरी 4 स्टेजेस है ना आपके, पहले 10+2 होता था, अभी 5+3+3+4 है। ये मैं बार बार आपको रिपीट इसलिए करती हूँ कि दिमाग में आपके बैठ जाए, समझ पा रहे हो बात को, दिमाग में आपके बैठ जाए। प्रेपरेटरी स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज, प्रेपरेटरी स्टेज, मूलभूत चरण जिसको हम कह रहे हैं, तो आपको बच्चे में जो है बेसिक कौशल यहाँ पे विकसित कराने हैं। प्ले बेस्ड होता है, ठीक है बाल गोपाल, ये प्ले बेस्ड एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा कराए जाएं क्लास 1 2 तक। फिर जो 3rd 4th 5th क्लास है आपकी प्रेपरेटरी स्टेज, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट यानी प्रॉपर मैथ्स की एक बुक है ना, सब्जेक्ट्स प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एक संरचनात्मक तरीके से आप पढ़ रहे हो। जैसे आपका सिलेबस डिफाइंड है, क्लास 1 क्लास 2 आज एनसीएफ पढ़ रहे हैं, कल खत्म करेंगे, आज ही करना है वैसे तो, बट समय जो है आज इजाजत नहीं देगा, कुछ लोगों की नेक्स्ट क्लास जो है तो स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाने हैं। तो ये स्पेसिफिक स्टेज बेस्ड एक्टिविटीज हैं या स्टेज बेस्ड टारगेट्स हैं या गोल्स हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट्स यानी जो एक संगठनात्मक तरीके से, एक प्रॉपर वेल डिजाइन तरीके से आपको चीजें पढ़ानी है प्रेपरेटरी स्टेज में, जहाँ क्लास 3 से 5th तो यहाँ प्रॉपर सब्जेक्ट आ जाएंगे। इससे पहले प्ले बेस्ड था सब कुछ, यानी खेल खेल में आप पोयम, आपकी पोएम हो गई, उसके अलावा जो बेसिक अंताक्षरी ये वो एक्टिविटी या गेम्स के थ्रू सिखाने की आपकी कोशिश ज़्यादा रहती है, प्ले तरीके से आप सिखाते हैं, ठीक। ये क्लास 3rd 4th 5th, यहाँ आपकी नर्सरी आंगनवाड़ी कह लो आप, या बाल वाटिका आंगनवाड़ी प्लस क्लास 1 और 2 का बच्चा, प्लस क्लास 1 और 2 का बच्चा, ये फाउंडेशनल स्टेज में आता है 3 से 8 वर्ष। ये 8 से 11 प्रेपरेटरी स्टेज, ये आपको एनईपी भी मैं रिमाइंड कर रही हूँ साथ साथ, क्योंकि जिसकी बेसिक समझ गड़बड़ हो जाएगी ना वो पेपर में बैंड बच जाएगी वहाँ पर। हाँ, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम पढ़ते हैं भाई, 21वीं शताब्दी के कौशल। फिर आते हैं 3rd और 4th स्टेज पे, जिसको हम क्या कहते हैं, मिडल स्टेज। FPMS से याद रखना होता है, मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ। मिडल स्टेज है आपकी 6th to 8th क्लास, 6th to 8th क्लास। अब ये जो है आपका बच्चा यहाँ, अभी हमने देखा 8 से 11, अब ये 11 से 14 वर्ष का बच्चा होगा, जो पेपर 2 सीटेट में आप देखे आते हैं, 11 से 14 वर्ष ना, 3 साल है। तो ये मिडिल स्टेज का बच्चा है जो कि 3rd स्टेज है एनईपी में। और इसके बाद आपकी आएगी 4th स्टेज, जिसको आप सेकेंडरी स्टेज कहते हैं, 9th to 12th, सेकेंडरी स्टेज 9th to 12th, 9th to 12th,
ये आपका 14 से 18 वर्ष, और 18 वर्ष के बाद स्कूल आपका खत्म हो जाता है। आइडियली हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में चीज़ें वेरी कर सकती हैं। ठीक है, कर चुकी हूँ चालू, वो कराऊंगी, डोंट वरी। तो ये आपको स्टेज का पता होना चाहिए, ये आपको हर एक एग्जाम में काम आने वाली चीज़ है कि अगर आपको इवन पता, तो आपको इतना होना चाहिए कि आप बच्चा देखें और उसकी एज पता लगा लें, है ना। मेरा इस चीज़ में काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, ये कर करके, देख देख के, पढ़ पढ़ के, ये आपसे हो जाएगा बहुत ईजिली। जैसे आप टीचर बनेंगे ना, तो भी आप काफ़ी हद तक पता लगा लोगे। बट बेटर तो ये है, हाँ, तो टीचिंग वाले सेक्शन में जाके क्लास ले लें ना अमन। अभी शुरुआत में ही बताया था अंकित, कहाँ क्यों नहीं ज्वाइन करते हो क्लास? भाई एनईपी एक पूरी पॉलिसी है जो देश में किस तरह से एजुकेशन चलनी चाहिए। पॉलिसी बता रही है या रिकमेंड करिए कि एक एनसीएफ बनाओ, एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाओ, एक ढांचा बनाओ कि करिकुलम कैसा होगा, सिलेबस कैसा होगा, क्या एक्टिविटीज होंगी, और भी 50 चीजें पॉलिसी कह रही है। लेकिन एनसीएफ सिर्फ करिकुलम पे फोकस करता है, पॉलिसी शिक्षा के हर क्षेत्र पे फोकस कर रही है। पॉलिसी की रिकमेंडेशन पे एनसीएफ बनाया जाता है, उल्टा नहीं है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब ये बचती हैं 2 स्टेजेस, तो हर एक स्टेज पे कुछ स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए, उसकी चर्चा यहाँ चल रही थी। बात सही है, चलिए समझते हैं। नेक्स्ट जो 2 स्टेजेस हैं आपकी, द मिडिल स्टेज इंटीग्रेट्स इंटरडिसिप्लिनरी थीम्स, यानी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ करके आप पढ़ा सकते हो। इंटरडिसिप्लिनरी थीम्स, ये अलग अलग स्टेज की अलग अलग चीजें हैं जो करानी है हमें। ठीक है, थीम्स मतलब आप मैथ्स को जोड़ सकते हो साइंस के साथ, साइंस को जोड़ सकते हो आर्ट्स के साथ। यही तो कहा जा रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी ले आओ आप, बच्चों को पूल ऑफ सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिले, तो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्ट करके पढ़ाओ। फिर आती है आपकी सेकंड स्टेज, जो कि आखिरी स्टेज है, ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी विद सब्जेक्ट चॉइसेस इंक्लूडिंग एकेडमिक एंड वोकेशनल ऑप्शंस। बच्चे को, हालांकि वोकेशनल एजुकेशन शुरू हो जा रही है 6th क्लास ऑनवर्ड्स, बट करियर काउंसलिंग वगैरह आपकी सेकेंडरी स्टेज में दी जाती है, जो बच्चा 9th से 12th में होता है। फ्लेक्सिबिलिटी विद सब्जेक्ट चॉइसेस के बच्चे को जो है फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए सब्जेक्ट चूज करने की। ये नहीं है कि आर्ट्स और आपका जिसको हम ह्यूमैनिटीज कहते हैं, ह्यूमैनिटीज साइंस और आपका कॉमर्स में कोई बहुत अलग अलग आपको सेपरेशन नहीं देखने को मिलेगा। अगर बच्चे का मन है फिजिक्स के साथ बिजनेस स्टडीज पढ़ने का और साथ में साइकोलॉजी भी पढ़ने का, तो वो मान लो 50 सब्जेक्ट हैं, 50 में से उसको 5 चूज करने हैं, तो वो अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट 5 चूज कर सकता है। ये नहीं है कि साइंस चूज, अगर मैथ्स पढ़ना है तो साइंस ही लेनी पड़ेगी, या फिर फिजिक्स पढ़ना है तो साइंस ही लेनी पड़ेगी, वो सब ना रहे। WHO की बात थी वो। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, दीक्षा दिखा दो मुझे किसी भी एक एग्जाम में भाई। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन आएगा तो बता ही देंगे। अब आकलन और मूल्यांकन की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड करिकुलम कैसे करेगा। आपके करिकुलम में जो बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है, मोटी मोटी वही बात यहाँ भी कही जाएगी, क्योंकि उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा। ये हम कल करेंगे इसको कंप्लीट, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसी टॉपिक से। और कल एक बार ये टॉपिक खत्म होगा तो कई सारे बैचेस जो कंबाइंड है वो अलग अलग चलेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो इसमें अभी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आज हो नहीं पाएगी, अभी 1 घंटे क्लास कम से कम लगेगी इसमें। ठीक है, क्योंकि हमने लाइफ स्किल्स को काफ़ी डिटेल में समझा है, और ख़त्म करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समझ के चीज़ें पढ़ें। अब किसी का मन हो कुछ पूछने का, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फटाफट से बताओ। यार डीएम इंस्टा पे बहुत आते हैं सुरभि, सबके देख पाना पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो ज़्यादा चेक करती भी नहीं हूँ, खैर है ना, लाखों लोग हैं वहाँ, तो कई हज़ार मैसेज हर समय ही होंगे, मतलब मैं कभी काउंट ही नहीं किया, देखा नहीं है सारा। इतने टाइम से क्लास क्यों नहीं होती? अरे भाई बता के गई थी मैं, आप लोग प्रीवियस क्लास क्यों नहीं देखते हो? अगर कभी भी छुट्टी होती है तो प्रीवियस क्लास में बताया होता है, बहुत रेयर होता है कि अचानक से छुट्टी हो जाए, बहुत रेयर केस में, अदरवाइज इन्फॉर्म किया हुआ होता है। या फिर अब दिवाली छुट्टियां हैं तो बताया था कि अब नेक्स्ट मंडे से, छुट्टी थी 2 हफ्ते की ऑलमोस्ट, तब होगी क्लास, ये इन्फॉर्म किया गया था प्रॉपर। कोई कह रहा है बाल वाटिका और आंगनवाड़ी नॉट अ फॉर्मल स्कूल, नहीं भाई, वो अब इंक्लूड कर लिया, उसको भी आरटी में भी इंक्लूड कर लेंगे कि 3 से 18 वर्ष के बच्चे को इंक्लूड किया जाए, है ना। वो स्टेज में उन्होंने इंक्लूड कर लिया कि यही नींव भी खराब हो जा रही बच्चे की, जब हम 6th क्लास से सारी एजुकेशन शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले है, लेकिन इसको भी अब उतना ही महत्व दिया जाए बाल वाटिका को, इसलिए इंक्लूड किया है पूरा 3 साल से ही शुरू कर दिया बच्चों को इंक्लूड करना, तो फॉर